एमटीपी किट लेने का कोई असर फ्यूचर प्रेगनेंसी पर पड़ता है? क्या एमटीपी किट, जिसे अनवांटेड किट के नाम से भी जाना जाता है, वह लेने से आपके फ्यूचर में बच्चा ठहरने की कैपेसिटी या कंसेप्शन होने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है। पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस रिगार्डिंग कि अगर वो एमटीपी किट लेंगे तो इससे कहीं उनको आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में, नॉर्मल हेल्दी बेबी होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। आपको अपने फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में कंसर्न रखना डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि एमटीपी किट या अनवांटेड किट लेने से आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह एमटीपी किट या अनवांटेड किट कभी भी आपको डायरेक्टली अपने आप केमिस्ट से जाके या कहीं से लेके डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए। इसे आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। बिना उसके इसको लेना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है और यूजुअली महिलाएं हमसे ये ज़रूर पूछती हैं कि मैडम आगे बच्चा ठहरने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखिए, दिक्कत आ सकती है। दो ऐसे कारण होते हैं, दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके बारे में आपको मैं एंड में ज़रूर डिटेल में बताऊँगी और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि इसके क्या क्या और दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आपने गोली ली तो विद इन 2-4-5 दिन में आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आपके फ्यूचर में आगे जाके साल भर 2 साल बाद जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पे। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आपने जो 2-4 ली गोली और 2-4 दिन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉमनली आती है प्रॉब्लम्स, उसमें होता है नॉजिया, वॉमिटिंग यानी कि जी घबराने की तकलीफ़। आपका जी घबरा सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है और उल्टी हो भी सकती है। डायरिया, इन दवाइयों के कारण बावल अपसेट, उल्टी आ सकती है, डायरिया भी हो सकता है। पेट में दर्द होना, पेट में दर्द होना इन दवाइयों का इफ़ेक्ट भी है और साइड इफ़ेक्ट भी है। यानी कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये दवाइयाँ काम ही सिस्टम पे करती हैं कि ये आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करती हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होने के कारण ही जो प्रेगनेंसी है वह डिसकंटिन्यू हो पाती है, लेकिन उसके कारण आपको पेट में दर्द होता है। वह पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में दर्द हो सकता है और साथ में वह दर्द पैरों में भी रेडिएट कर सकता है। यह दर्द आपको पीरियड्स में जितना पेन होता है उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। डेफिनेटली ये दर्द होना एक नॉर्मल चीज़ है, मीन्स इसका डेफिनेटली एक इफेक्ट है ही है। इन दवाइयों के कारण ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग भी डेफिनेटली इसका एक मैकेनिज्म का ही पार्ट है। ब्लीडिंग अच्छे अमाउंट में हेवी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स में निकल सकते हैं। तो थोड़ी हेवी ब्लीडिंग होना तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग एक्सेसिव है कि रुक ही नहीं रही है तो डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से वापस से दिखा देना चाहिए। अगर बहुत ही हेवी ब्लीडिंग है, थोड़ी हेवी तो एक्सपेक्टेड है इसके साथ होना। आपको बुखार आ सकता है, लो ग्रेड और हाई ग्रेड यानी कि हल्का फुल्का बुखार और तेज़ बुखार भी इन दवाइयों के रिस्पॉन्स में आ सकता है। हल्का फुल्का बुखार है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन दवाइयों के कारण हेडेक हो सकता है, यानी कि सिर दर्द की तकलीफ़ आ सकती है। ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। ब्लोटन अप सेंसेशन हो सकता है, यानी कि पेट बहुत भरा भरा जैसा लगना, ऐसी तकलीफ़ भी आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, शिवरिंग हो सकती है, कपकपी छूट सकती है। ऐसा हो सकता है कि बाकी सबको तो घर में नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है और आपने एक कंबल ओढ़ लिया फिर भी ठंड लगे जा रही है, 2 कंबल ओढ़ लिए, 3 कंबल ओढ़ लिए। तो इस तरह का भी बहुत कॉमनली यानी कि एक्सेसिव शिवरिंग, चिल्स एंड ट्राइगर्स भी इन दवाइयों के कारण हो सकता है। बहुत रेयरली इसके कारण एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकता है। ऑल्दो एलर्जिक रिएक्शन इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी किसी रेयरली किसी केस में एलर्जिक के रिएक्शन आ सकता है, जिसमें कि एकदम होठों का सूज जाना, गला चोक होने जैसी तकलीफ आना, सांस नहीं आ पाना, फेस में एकदम सूजन आना। एलर्जिक रिएक्शन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी रेयर होती है और अगर हो तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये तो हुए इसके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही ये दवाई लेनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज़ अपने आप से केमिस्ट से पे जाके या कहीं से भी ये दवाई अरेंज करके खुद से ले लेते हैं। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं हुई, ट्यूब्स या ओवरीज के अंदर हुई, यानी कि यह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ना हो के एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों ही केसेस के प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी कि मरीज़ को सिर्फ इतना पता चलता है, जो भी महिला होती है उसे सिर्फ इतना समझ में आता है कि प्रेगनेंसी है। यूजुअली महिला घर पे यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसमें 2 लाइनें आ जाती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है। परंतु प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, ट्यूब्स या ओवरी के अंदर तो नहीं है। फेलोपियन ट्यूब यानी कि नलियाँ और ओवरीज के अंदर तो नहीं है, जिसे हम हमारी भाषा में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वह इस यूरिन टेस्ट से पता नहीं चलता है। और अगर गलती से उसने ऐसी कंडीशन के अंदर ये गोली खा ली तो क्या होगा? प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर तो है नहीं, ट्यूब के अंदर है। ट्यूब बहुत पतली सी संरचना होती है, पतला सा स्ट्रक्चर होता है, तो डेफिनेटली नीचे से वेजाना से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है वह भी फट जाएगी, और उसके फटने के कारण पेट में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और वह अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है। यानी कि पेट में ही जो ट्यूब फट जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब बर्स्ट हो जाती है, जब रप्चर हो जाती है, तो वो बहुत हैवीली ब्लीड करती है। जब यूट्राइन प्रेगनेंसी यानी कि बच्चेदानी की प्रेगनेंसी जब हटती है तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, कि यूट्रस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और थोड़े टाइम बाद ब्लीडिंग यूजुअली रुक जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है या ओवरी में होती है तो वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती। यानी कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होती है तो ब्लीडिंग अपने आप नहीं रुकती, वह ब्लीडिंग चालू रहती है और पेट के अंदर ही लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, जिससे महिला बेहोश हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जी हाँ, इसमें जान जाने का भी रिस्क रहता है। इसलिए हम लोग ये स्ट्रांगली कहते हैं कि आप जब भी ये दवाइयाँ लें तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके ही लें, ऐसे ही अपने आप लेने की गलती नहीं करें। यह तो हुई इसकी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात, यानी कि आपने खाया और इमीडिएटली 4-5 दिन के अंदर आपको क्या तकलीफ़ आ सकती है। अब आते हैं हम इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ का मेजॉरिटी पेशेंट को सबसे ज़्यादा डर होता है। यूजुअली 2-4 दिन के पेन या ब्लीडिंग के लिए मेजॉरिटी लोगों को बहुत टेंशन नहीं होती, लेकिन महिलाओं को यह कंसर्न ज़रूर होता है कि कहीं एक बार तो वो अपनी मर्ज़ी से ये डिसकंटिन्यू कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आने वाले समय में जब वह प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत आए या उस टाइम पे बच्चा हेल्दी ना हो। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, यूजुअली ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ होती हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करती, परंतु यदि 2 कंडीशंस में प्रॉब्लम दे सकती है। पहली, यदि जो ये डिसकंटिन्यूएशन का प्रोसेस है ये पूरा नहीं हुआ, यानी कि आपको दवाई दी गई, आपने या और दवाई से जो ब्लीडिंग हुई लेकिन कुछ हिस्सा अंदर रह गया, यानी कि प्रेगनेंसी पूरी अच्छे से हटी नहीं, थोड़ा हिस्सा अंदर रह गया, ऑन एंड ऑफ आपको ब्लीडिंग होती रही और बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। अगर ऐसा हो तो आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी डेफिनेटली अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ, सैप्सिस हुआ, तो बच्चेदानी में एडेशंस बन सकते हैं, जाले बन सकते हैं, जिससे कि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। तो यह चीज़ क्लियर करना बेहद ज़रूरी होता है कि जो आपको दवाइयाँ दी गई उसके रिस्पांस में जो क्लियर होना था, यानी कि जो चीज़ डिसकंटिन्यू होनी थी वह अच्छे से हो गई है या नहीं हो गई है। फिर से मैं एक बात कहूँगी कि इसीलिए हम कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली उसको वापस से चेक ज़रूर करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। क्योंकि अंदर अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा रह जाए, थोड़ा सा भी पार्ट अंदर रह जाए, तो वह बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन दे सकता है, फ्यूचर प्रेगनेंसी पर नुकसान आ सकता है, क्योंकि उस इन्फेक्शन के कारण बच्चेदानी के अंदर जाले बन सकते हैं, बच्चेदानी के अंदर एडेशंस बन सकते हैं और डेफिनेटली सेप्सिस हो जाएगा, तो वह आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे ही सकता है। पहली बात हुई है कि अगर पूरा क्लियर ना हो तो उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, फ्यूचर प्रेगनेंसी उन केसेस में अफेक्टेड हो सकती है अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, O नेगेटिव है या AB नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और आपके पार्टनर का जो ब्लड ग्रुप है वह एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव।
आपका किसी भी प्रकार का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके पार्टनर का किसी भी प्रकार का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वह भी यूजुअली पॉजिटिव ब्लड की होती है। और जब हम प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली उतनी सी प्रेगनेंसी का तो हम ब्लड ग्रुप चेक करते नहीं है, ना ही हमें पता होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस प्रेगनेंसी का जो ब्लड ग्रुप है वह पॉजिटिव ही होता है, जिसकी वैसे भी संभावना 90% से ऊपर की यही संभावना होती है कि वह प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ही होगी। तो जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला की प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू की जाती है, तो अगर उसमें एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की प्रेगनेंसी हुई तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने की संभावना रहती है। वो एंटीबॉडीज़ आपकी फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ हमारे पास आती है तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि अगर वो कंटिन्यू कर सके तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण उसके अंदर अगर एंटीबॉडीज़ बन गई तो वो एंटीबॉडीज़ फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन वो एंटीबॉडीज़ नहीं बने उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास होता है। ऐसे केसेस में हम उस टाइम पे महिला को 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर एक इंजेक्शन देते हैं जिसको एंटीडी कहते हैं। वह इंजेक्शन फ्यूचर में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको बनने से रोकता है। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है अगर वह प्रेगनेंसी के डिसकंटिन्यूएशन के लिए जा रही हैं। तो कि जैसे कि मैंने बताया कि ये इस प्रकार से लॉन्ग टर्म में आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज इन 2 कंडीशंस से अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए आप जब भी अगर इन दवाइयों का प्रयोग करें तो अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़े। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।